Hello students, welcome to part 3. Some commonly used quantities. There are mass and weight. मैं केमिस्ट्री वर्ड के अपने पार्ट 3 में आपका सबका स्वागत करती हूँ। हम 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं, जिसमें कुछ क्वांटिटीज़ होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहली क्वांटिटी जैसे यहाँ पे उन्होंने दी है मास एंड वेट। क्या डिफरेंस है मास और वेट में? मास जो होता है एक सब्सटेंस का, इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, जबकि वेट होता है द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय द पुल ऑफ ग्रेविटी। अगर मैं आपको एक सिंपल तरीके से बात करूं तो कोई भी जो सब्सटेंस होता है उसकी जो मास होता है उसके अंदर कितना मैटर है उसको हम उसका मास बोलते हैं, और उसका वेट जो होता है उसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्टेड होता है बाय बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, उसकी वजह से जो भी फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगा बिकॉज ऑफ द पुल ऑफ ग्रेविटी, उसको हम वेट बोलेंगे। मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक नॉर्मल एक बच्चे का वज़न जो है, सपोज हमारे अर्थ के ऊपर 36 kg है, ओके। अर्थ के ऊपर जो वज़न है उसका 36 kg है, उसका वेट 36 kg, ओके, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। लेकिन वही बच्चा जब मून के ऊपर जाता है तब उसका वेट 6 kg हो जाता है। इसका रीज़न यही है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे अर्थ का और मून के ऊपर, इसमें 1/6 जो है ग्रेविटी हमारे मून के ऊपर होती है अर्थ के कंपेयरिंग में। इसीलिए उसका वेट अर्थ के ऊपर 36 kg होगा, और वही बच्चा जब मून पे जाएगा तो 6 kg होगा, बिकॉज वेट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द पुल ऑफ ग्रेविटी दैट acts, and because of the gravity whatever the force is exerted on that boy or that उस बच्चे के ऊपर जो होगा फोर्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, उसकी वजह से जो आएगा वो होगा उसका वेट। तो इस तरह से मैटर का जो मास होता है और जितना अमाउंट ऑफ मैटर उसके अंदर है वो दैट इज़ द मास। लेकिन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वॉट एवर द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन इट दैट इज़ द इट्स वेट। तो ये मास और वेट का डिफरेंस है जो हमने बहुत 8-9 स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, बेसिक कंसेप्ट है। तो ऐसा यूनिट है मास का केजी। वॉल्यूम क्या है? तो वॉल्यूम होता है द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। जो स्पेस एक ऑब्जेक्ट ऑक्युपाई करता है उसे हम वॉल्यूम बोलते हैं। उसका यूनिट है लेंथ क्यूब। आपको पता ही है कि वॉल्यूम अगर करेंगे तो लेंथ, ब्रीथ और उसका जो हाइट, इन तीनों चीज़ों से हम उसका जो होगा वो पूरा वॉल्यूम लेंगे, इसीलिए लेंथ का क्यूब। और ऐसा यूनिट मीटर का क्यूब, क्यूबिक मीटर बोल सकते हैं हम। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय क्यूब हैविंग ईच एज ऑफ 1 मीटर। एक ऐसा क्यूब जिसकी तीनों की तीनों जो एजेस है 1 मीटर है, और उस क्यूब के अंदर जो भी अमाउंट ऑफ स्पेस है हम उसको बोलेंगे क्यूबिक मीटर, मतलब मीटर का क्यूब। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वांटिटी। थर्ड है हमारी डेंसिटी। डेंसिटी किसे बोलते हैं? डेंसिटी जो होती है इट इज़ द अमाउंट ऑफ मास। ये जो अमाउंट ऑफ मास होती है उस अमाउंट ऑफ मास को, जैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड वी कॉल इट डेंसिटी। उसको हम डेंसिटी बोलते हैं। एंड इसका जो दिया है फॉर्मूला D = m/v kg पर m क्यूब और kg m⁻³ kg मास के लिए है, m क्यूब जो है वो वॉल्यूम के लिए है। फोर्थ क्वांटिटी है टेम्परेचर। इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस। आप बोल सकते हैं एक तो डिग्री ऑफ हॉटनेस है या फिर कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या कितना कोल्ड है उसका मेजरमेंट हम टेम्परेचर से करते हैं. सो वी कॉल टेम्परेचर एज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस. तो 3 कॉमन उसके स्केल्स होते हैं मेजरमेंट के टेम्परेचर के. पहला है केल्विन, दूसरा डिग्री सेल्सियस एंड थर्ड इज फ़ारेनहाइट. तो इस तरह के 3 उसके यूनिट हैं. केल्विन का सिंबल जो के, डिग्री सेल्सियस का हम सी से बोलते हैं, फ़ारेनहाइट के लिए हम एफ कैपिटल में होता है. अब इन सब का आपस में क्या रिलेशनशिप है? तो जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है वो 32 से 212 डिग्री इन दोनों के बीच में एक्सप्रेस किया जाता है. जो 32 जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट बताता है वाटर का, जबकि 212 फ़ारेनहाइट जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बताता है. जबकि केल्विन टेम्परेचर जो होता है वो विदाउट डिग्री साइंस, केल्विन के ऊपर कोई डिग्री साइन नहीं होता है, राइट. अगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करें तो -217.15 केल्विन, उसके ऊपर देखिए कोई डिग्री साइन नहीं है. जबकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 373.15 केल्विन. तो एक फ़ारेनहाइट हो गया और एक केल्विन हो गया. तो फ़ारेनहाइट का 32 से 212, 32 आप फ़ारेनहाइट बताता है, दैट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और 212 फ़ारेनहाइट बताता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. और इधर -273.15 केल्विन बताता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन, और 373.15 केल्विन बताता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन है वो भी देखेंगे, और फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन है वो भी देखेंगे. तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32. एक चीज़ आपको याद रखनी है, तो फ़ारेनहाइट के बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस और प्लस 32. अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस लेते हो तो उसमें 180 फ़ारेनहाइट आता है, राइट. इस हिसाब से 1 डिग्री सेल्सियस के लिए 1.8 फ़ारेनहाइट. और क्या रिलेशन है केल्विन और डिग्री सेल्सियस का? तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15. लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए ये जो आपका 0.15 है उसको हटाया जाता है, और केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273. डायरेक्ट सिंप्लिसिटी के लिए 0.15 हटाया जाएगा. अगर मेरे पास 25 डिग्री सेल्सियस है तो उसका केल्विन में करना है, तो मेरे यहाँ 25 प्लस 273 मीन्स 298 केल्विन. ये हमारा कन्वर्शन हो गया. तो इस तरह से फ़ारेनहाइट और केल्विन का भी आपस में इस तरह से रिलेशन है. अगर मैं यहाँ पे एक स्केल के ऊपर बताना चाहूँगी तो यहाँ पे तीनों का ड्रॉ करके दिखाया है. ये डिग्री सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट है और एक केल्विन है. अगर आप देखते हो कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है तो वही आपका फ़ारेनहाइट में 212 आएगा और आपके केल्विन में आएगा 373 केल्विन. अगर मैं नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है. अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट. हम हमारा टेम्परेचर जब मेज़र करते हैं तो बोलते हैं कि 99 तक तो नॉर्मल होता है. 99 से अगर ऊपर हो जाता है जिसको 1 बोलते हैं, राइट. मतलब आप देखो 100 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो मतलब टेम्परेचर आपका बॉडी का ज़्यादा है, तो आपको कुछ फीवर है. तो 99 तक तो नॉर्मल होता है. उस तरह से केल्विन में 310. और यही फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, और वही फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट और 273 केल्विन में आएगा. तो ये 3 चीज़ें उन्होंने यहाँ पे कंपेयरिंग करके दी है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, और ये तीनों का यहाँ पे उन्होंने दिखाया है. तो ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट और केल्विन में 310.15 केल्विन. लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए 0.15 हटाया जाता है. और रूम टेम्परेचर हम देखते हैं 25 डिग्री सेल्सियस है तो वो आपका फ़ारेनहाइट में आएगा 77 फ़ारेनहाइट. हमने इसका कन्वर्शन देखा है
कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के लिए कैसे कन्वर्शन किया जाता है। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, जिस तरह से ए वाला फार्मूला हम इससे कन्वर्शन कर सकते हैं, और केल्विन में आएगा 298.15 केल्विन। तो इस तरह से ये 3 स्केल है जिसकी मदद से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस द रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट, 2 टर्म्स एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन आर कॉमनली यूज। अगर कोई भी आप लैब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हो, तब अगर हमें उसके रिजल्ट्स एक्सप्रेस करने होंगे तो उसके लिए 2 तरह के टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। एक है एक्यूरेसी और दूसरा है आपका प्रेसिजन। ये टर्म्स वहाँ पे यूज़ की जाती है। तो भाई क्या है डिफरेंस एक्यूरेसी और प्रिसीजन? ऐसे देखा जाए तो हमें लगता है कि दोनों सेम ही है, लेकिन बहुत सारी अगर डिटेल में अगर उसका जाए एग्जाम्पल की सहायता से, तो हमें उसका डिफरेंस पता चलेगा। तो देखते हैं क्या है पहले उसकी डेफिनेशन। एक्यूरेसी जो होती है, इट इज़ द एक्सप्रेसेस द करेक्टनेस ऑफ मेजरमेंट। मतलब हमने जो मेजरमेंट किए लैब में अलग अलग, उस कितना करेक्ट है उसका एक्सप्रेस एक्यूरेसी बताती है हमें। मतलब करेक्टनेस क्या है, कितना हमारे रिजल्ट्स करेक्ट है, वो अलग अलग मेजरमेंट्स के हिसाब से हमें एक्यूरेसी बताती है। या फिर हम एक्यूरेसी को बोल सकते हैं इज अ मेजर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। हमारी जो ट्रू वैल्यू है कोई भी एक्सपेरिमेंट की, जो हमारे टीचर्स ने निकाली है, और एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है और एक्सपेरिमेंट, और उसमें से उसने अलग अलग जो वैल्यूज़ निकाली है, इन दोनों वैल्यूज़ में जो डिफरेंस आएगा वो हमें एक्यूरेसी बताएगा। अगर सर कोई एक्सपेरिमेंट करके आपको बताते हैं जिनका सपोज कुछ वैल्यू आती है कि भाई 10.5 इतना आपका ब्यूरेट रीडिंग होना चाहिए, कुछ किया आपने, बराबर है। फिर आप वही एक्सपेरिमेंट टाइट्रेशन करते हो और अलग अलग वैल्यूज़ निकालते हो। जैसे आपने मेज़रमेंट में लिया कि सपोज 10.2, 10.3, 10.4, ऐसे आपके 3 अलग अलग वैल्यूज़ आई और एक्यूरेट उसका आंसर है 10.5। तो इस तरह से आपका जो भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ है और जो ट्रू वैल्यू है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस बहुत कम होगा तो आपका रिजल्ट एक्यूरेट है। ये हमें बताता है, एक सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए। अभी 11th स्टैंडर्ड में हो आप, तो अब आप टाइट्रेशन का करोगे ही, राइट, एसिड बेस का, तो उसमें से आपको एक्यूरेसी भी पता चलेगी। तो एक मैं इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा। अगर एक सैंपल है कंपाउंड का जिसके अंदर 20.30% क्लोराइड है, एक स्टैंडर्ड चीज़ ले ली भाई, मैंने एक सैंपल लिया जिसके अंदर 20.30% क्लोराइड है, ये ट्रू वैल्यू है इसकी। अब इसका केमिकल एनालिसिस किया गया, 2 मेथड से किया गया है। एक मेथड से केमिकल एनालिसिस किया तो उसमें उसकी जो मीन वैल्यू आई वो 20.60% क्लोराइड बताता है, जबकि दूसरा मेथड हमें बताता है 20.46% क्लोराइड। आपको ये समझ में आया होगा कि एक सैंपल लिया, उस सैंपल के अंदर 20.30% क्लोराइड है, ये उसका ट्रू वैल्यू है। अब वही सैंपल को एनालिसिस करने के लिए स्टूडेंट को दिया गया, तो 2 मेथड से उन्होंने किया। एक मेथड से उन्होंने देखा कि उसके अंदर 20.60% क्लोराइड आ रहा है, और दूसरी मेथड अनदर मेथड से देखा 20.46% उसके अंदर क्लोराइड आ रहा है, बराबर है। 2 रिजल्ट मिले। तो अगर हम दोनों का डिफरेंस देखें, मतलब ट्रू वैल्यू और जो 1 मेथड से और दूसरे मेथड से की उन दोनों का, तो 20.60 माइनस 20.30 ये स्टैंडर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू है। तो पहले मेथड से 0.30% डिफरेंस आ रहा है, जबकि दूसरी मेथड से वो लगभग 0.16% डिफरेंस आ रहा है। तो दूसरी जो मेथड है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि ट्रू वैल्यू और उन्होंने जो खुद निकाली उस वैल्यू का डिफरेंस बहुत कम है एज कंपेयर टू फर्स्ट मेथड में। फर्स्ट मेथड में वो डिफरेंस 0.30 है, जबकि दूसरे मेथड में वो 0.16% है। इसीलिए अनदर मेथड जो सेकंड मेथड है वो ज़्यादा एक्यूरेट डेटा हमें देती है।
अब प्रिसीजन जो है क्या होता है, प्रिसीजन किसे बोला जाता है? प्रिसीजन इट इज रेफर टू हाउ क्लोजली टू और मोर मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी एग्री विथ वन अनदर। मतलब अगर मैं कोई एक एक्सपेरिमेंट आप लैब में कर रही हूँ और उस लैब में मैंने करने के बाद मैंने 3-4 मेजरमेंट लिए, तो ये 3-4 मेजरमेंट एक दूसरे के कितने क्लोज आ रहे हैं। अगर जैसे मैंने आपका टाइट्रेशन का बोला कि सर ने 10.5 निकाला, और जब आप खुद वो एक्सपेरिमेंट करते हो, अगर आपने वो 10.1 निकाला, दूसरा वैल्यू आपने सपोज 9.5 निकाला, तीसरा वैल्यू आपने कुछ 8.7 निकाला, रिजल्ट था हमारा 10.5 ब्यूरेट रीडिंग आना चाहिए था, लेकिन आपने 3 अलग अलग वैल्यूज़ निकाली। एक सपोज आपने 9.5 निकाला, दूसरा 10.1 निकाला, तीसरा आपने सपोज की 9 निकाला। तो इस तरह से तीनों वैल्यू आपस में कोई भी क्लोज मेजरमेंट नहीं आ रहा है, तो इस तरह से आपका प्रिसीजन नहीं है, यू आर नॉट इन गुड प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक खास टेबल स्टडी करते हैं, जिससे ये दोनों टर्म्स हमारी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो देख लो क्या चीज़ है। इसके लिए क्या करते हैं, 4 स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, सी और डी। इन चारों स्टूडेंट ने एक सैंपल लिया, उस सैंपल में कितने परसेंटेज ऑफ आयरन है उसका एनालिसिस किया है। क्या किया है, उनको क्या काम दिया है? देयर आर 4 स्टूडेंट ए बी सी डी, they have given a sample and in that sample they have to analyze the percentage of iron, बराबर है। और उस एक्चुअली ट्रू जो वैल्यू है, मतलब उस सैंपल में कितना परसेंटेज है, दैट इज 20.50 मिलीग्राम, ये ट्रू वैल्यू है। मतलब उसके अंदर 20.50 मिलीग्राम आयरन है, इतना इसका ट्रू वैल्यू है, बराबर है। लेकिन चारों के चारों स्टूडेंट ने जब एनालिसिस किया तो देखो उन्होंने क्या क्या अलग अलग रिजल्ट लाए। स्टूडेंट ए ने देखिए 20.50 पहली बार किया एक्सपेरिमेंट, तब दूसरी बार 20.48, 20.52 और फोर्थ टाइम 20.50। मतलब स्टूडेंट ए ने जब परफॉर्म किया, वो 4 बार उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया, तो 4 बार ये वैल्यूज़ लाए। उसी तरह से स्टूडेंट बी का भी आप देखिए 20.75, 20.65, 20.40, 20.28। तो सी का भी दिया है और डी का भी दिया है। पहले स्टूडेंट का अगर हम एनालिसिस करें तो आप देखिए कि इनकी जो वैल्यू है, चारों के चार वैल्यू, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत कम है। मतलब दीज आर वैल्यूज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। और इनका जब मीन निकाला गया 20.50, जो बिल्कुल सेम है एज अ ट्रू वैल्यू, बराबर है। मतलब आप देखिए अगर, और उसका डेविएशन में देखिए डिफरेंस सिर्फ 0.02 का है, जबकि स्टूडेंट बी का जो है आपस में अगर वैल्यूज़ देखें तो एक दूसरे से बहुत फार अवे, क्लोज नहीं है। और इनका जो मीन है 20.52, जो क्लोज है ट्रू वैल्यू से, बराबर है। मतलब ये आपस का वेरिएशन 0.24 इतना है। स्टूडेंट सी का देखिए वैल्यू थोड़ी क्लोज है आपस में, दे आर, इस सभी चारों की चारों वैल्यू एक दूसरे से क्लोज है। और डेविएशन भी आप देखिए यहाँ पे ट्रू वैल्यू का जो है मीन वैल्यू उसकी 20.20 आई और ट्रू वैल्यू 20.50 है। मतलब उसकी मीन वैल्यू बहुत दूर है आपके ट्रू वैल्यू से, लेकिन रिजल्ट्स क्लोज है एक दूसरे से। जबकि डी स्टूडेंट का देखिए द वैल्यूज आर वेरी, दे आर नॉट क्लोज टू ईच अदर। ये चारों के चारों वैल्यू एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज नहीं है। और मीन जो वैल्यू 20.30, ये भी बहुत दूर है, फार अवे फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। तो चारों का हम प्रेडिक्शन यहाँ पे निकालते हैं कि क्या रिजल्ट निकला। तो स्टूडेंट ए जो गुड प्रिसीजन है, क्यों? क्योंकि जो इंडिविजुअल मेजरमेंट लिए वो एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज है। आप देख लो ये चारों के चारों रिजल्ट्स है वो एक दूसरे से बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए इसका प्रिसीजन अच्छा है। और एक्यूरेसी भी गुड है, क्योंकि मीन रिजल्ट जो मीन वैल्यू है वो बिल्कुल
सेम है एज द ट्रू वैल्यू। इसलिए स्टूडेंट ए हैव गुड प्रिसीजन एंड गुड एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्यों गुड है? क्योंकि ए वैल्यू आपस में देख लीजिए बिल्कुल क्लोज है एक दूसरे से, बराबर है। और क्यों एक्यूरेट है? क्योंकि जो मीन वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के बिल्कुल नज़दीक है, तो इसीलिए एक्यूरेट और प्रिसीजन भी है। जबकि स्टूडेंट बी की बात करें तो पुअर प्रिसीजन है। क्यों पुअर प्रिसीजन है? तो आप देख लीजिए वैल्यू आपस से बहुत दूर है, दे आर नॉट क्लोज टू ईच अदर। एक 20.75 है जबकि 20.65, मतलब आपस में दीज आर नॉट क्लोज टू ईच अदर, सो दे हैव पुअर प्रिसीजन, राइट। क्योंकि इंडिविजुअल मेजरमेंट बिल्कुल क्लोज नहीं है, लेकिन गुड एक्यूरेसी है। क्यों गुड एक्यूरेसी है? क्योंकि यहाँ पे मीन वैल्यू 20.52 है जो बिल्कुल क्लोज है आपके ट्रू वैल्यू 20.50 के नज़दीक। अब स्टूडेंट्स सी की बात करें तो आप देख लीजिए दीज वैल्यूज आर क्लोज टू ईच अदर, आपस में एक वैल्यूज क्लोज है, सो दे हैव गुड प्रिसीजन, लेकिन देयर मीन वैल्यू इज फार अवे फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। मीन वैल्यू 20.20 आई और ट्रू वैल्यू 20.50, मतलब उनका प्रिसीजन गुड है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है। जबकि डी स्टूडेंट का दीज वैल्यूज़ जो उन्होंने 4 बार एक्सपेरिमेंट किए तो चारों के चारों वैल्यू एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज भी नहीं है, मीन्स दे आर नॉट गुड प्रिसीजन। एंड उनकी मीन वैल्यू जो है 20.30, दिस इज फार अवे फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, मीन्स दिस स्टूडेंट डी हैव नो गुड प्रिसीजन एंड नो गुड एक्यूरेसी, दोनों चीज़ें इसमें नहीं है। तो इस तरह से व्हाट इज़ द प्रिसीजन एंड व्हाट इज़ द एक्यूरेसी आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से इन चारों का एनालिसिस यहाँ पे उन्होंने दिया है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि प्रिसीजन क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होती है। अब आप केमिस्ट्री में देखते हो कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नंबर्स आते हैं और छोटे से छोटे नंबर भी आते हैं, लेकिन अगर उसको एक्सप्रेस करना हो, उसको लिखना हो, तो जैसे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे मैं आपको एवोगैड्रोज नंबर लिखूँ तो हम देख लीजिए यहाँ पे आपका एवोगैड्रोज नंबर कितना बड़ा दिया है, 602, 213, 700। उसके बाद आप देख लीजिए इतना बड़ा नंबर रीड करना भी मुश्किल हो जाता है और लिखना भी मुश्किल। तो इसीलिए इट इज़ नॉट कॉन्वीनियंट टू राइट, ऐसा लिखना कॉन्वीनियंट भी नहीं है। तो इसीलिए इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लिख सकते हैं 6.022 और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स है उसको हम 10⁻³ में लेंगे, 10⁻23। कैसे? तो देख लीजिए 6 पॉइंट के बाद देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, मतलब हमने डेसिमल पॉइंट यहाँ पे दे दिया। उसके बाद हमने 0.22 लिखा और 10⁻² जितने भी हैं वो नंबर यहाँ पे हमने लिख लिया। तो इस तरह से कैपिटल N इंटू 10⁻² स्मॉल n, जहाँ पे n हमें कैपिटल N बताता है सिंगल नॉन जीरो डिजिट बिटवीन 1 एंड 10। 1 और 10 के बीच का जो सिंगल नॉन जीरो डिजिट होता है वो हम पहले लिखेंगे। और स्मॉल n बताता है एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखिए यहाँ पे दिया है उन्होंने कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेसेस डेसिमल पॉइंट वाज मूव। अगर आपका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे दिखाया है, डेसिमल पॉइंट अगर आपका राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो आप देखिए आप पावर के ऊपर निगेटिव साइन दोगे। अगर डेसिमल पॉइंट आपका लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो आप 10 के ऊपर जो पावर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। देख लीजिए यहाँ पे 0 पॉइंट है, 1 2 3 4 हाउस आप जा रहे हो यहाँ पे किस साइड में? राइट साइड में, तो आप 10⁻⁴ लिखोगे। अगर आप 1 2 3 हाउस आप लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, मूव लेफ्ट, तो आप 10⁻³ लिखोगे। तो इस तरह से एक्सपोनेंशियल नंबर एंड साइंटिफिक नोटेशन हमें पता चल जाता है। अब आता है
अरिथमेटिक्स यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो भाई साइंटिफिक नोटेशन की मदद से हम किस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। इसके लिए यहाँ पे हमें दो नंबर दिए हैं 4.236 10⁻⁴ और दूसरा नंबर है 3.582 10⁻�3। अगर दोनों नंबर डेसिमल को देखा जाए तो एक का पावर यहाँ पे 10⁻⁴ है जबकि दूसरे का पावर 10⁻3 है, तो ये एडिशन करना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हमें सेम एक्सपोनेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 4.236 10⁻⁴ रखा है और ए वाला 10⁻3 वाले को मैंने 10⁻⁴ करने के लिए मैंने एक 1 हाउस में आपका लेफ्ट साइड में जा रही हूँ, तो 0.3582 हो गया और 10⁻⁴ हो गया। अब नेचुरली इन सब की दोनों की एडिशन हम कर सकते हैं। इन दोनों एडिशन को कर दो और 10⁻⁴। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी हम कर सकते हैं। तो आप उसी तरह से आप 4.2360 10⁻⁴ और उसको हम 1 हाउस लेफ्ट साइड में जाएंगे तो 0.3582 10⁻⁴, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन से भी हम कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए रूल सेम ही है। जैसे 10⁻x इंटू 10⁻y, तो हमें पता ही है मल्टीप्लिकेशन में पावर का प्लस किया जाता है और डिवीजन में पावर का सब्ट्रैक्शन। इस तरह से हम साइंटिफिक नोटेशन की मदद से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू।